आइए आज हम स्टडी करेंगे यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना। इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स। तो आइए देखते हैं कि यांत्रिकी में समस्याओं को कैसे हल करेंगे। तो गति के जिन 3 नियमों के विषय में आपने इस अध्याय में अध्ययन किया है वे यांत्रिकी की आधारशिला है। अब आप यांत्रिकी की विविध प्रकार की समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं। आमतौर पर यांत्रिकी की किसी प्रारूपी समस्या में बलों की क्रिया के अधीन केवल एक पिंड का ही समावेश नहीं होता। अधिकांश प्रकरणों में हम विभिन्न प्रकार के ऐसे संयोजन पर विचार करते हैं जिनमें पिंड परस्पर एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो कहने का मतलब एक ही पिंड नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रक्रम हैं जिनमें पिंड एक दूसरे पर बल लगाते हैं। इसके अतिरिक्त संयोजन का प्रत्येक पिंड गुरुत्व बल का भी अनुभव करता है। तो पिंड आपस में तो एक दूसरे पर बल लगाते ही हैं, साथ में वो गुरुत्व बल का भी अनुभव करते हैं, क्योंकि हम कोई भी परीक्षण पृथ्वी पर रहकर कर रहे होते हैं। इस प्रकार की किसी समस्या को हल करने का प्रयास करते समय हमें एक स्पष्ट तथ्य याद रखना परम आवश्यक है कि समस्या का हल करने के लिए उस संयोजन के किसी भी भाग को चुना जा सकता है तथा उस भाग पर गति के नियमों को इस शर्त के आधार पर लागू किया जा सकता है कि चुने गए भाग पर संयोजन के शेष भागों द्वारा आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करना सुनिश्चित कर लिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक भाग का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं और जो भी नियम और शर्तें हैं मैकेनिक्स की वो सब जगह किसी भी चुने भाग पर लागू किया जा सकता है। और ये ध्यान रखना है कि चुने गए भाग पर संयोजन के शेष भागों द्वारा आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करना सुनिश्चित कर लिया गया है। संयोजन के चुने गए भाग को हम निकाय कह सकते हैं तथा संयोजन के शेष भाग यानी निकाय पर आरोपित बलों के अन्य साधनों को सम्मिलित करते हुए कह रहा है कि शेष भाग को हम वातावरण कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई सिस्टम है, यहाँ पर सब खंड कर करके दिया गया है, कोई भी सिस्टम है, जैसे मान लीजिए हम हैं और पानी से कुएं से पानी खींचते समय किसी रस्सी से बाल्टी को बांध करके पानी खींच रहे हैं। तो रस्सी और बाल्टी, अगर रस्सी के बलों का अध्ययन करेंगे तो रस्सी और बाल्टी एक, मान लीजिए उस पर बलों का अध्ययन कर रहे हैं तो हम अलग हो जाएंगे, मतलब हम वातावरण हो जाएंगे और रस्सी और बाल्टी एक सिस्टम हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम अपने द्वारा रस्सी या पिंड पर बाल्टी पर बलों का अध्ययन करेंगे तो हम सिस्टम हो जाएंगे, रस्सी और बाल्टी वातावरण हो जाएगी। इस विधि को वास्तव में हमने पहले भी कई उदाहरणों में अपनाया है। यांत्रिकी की किसी प्रारूपी समस्या को सुव्यवस्थित ढंग से हल करने के लिए हमें निम्नलिखित चरणों को अपनाना चाहिए। तो निम्नलिखित सिस्टम स्टेप वाइज जो है हम समस्याओं का समाधान करेंगे। तो देखिए पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप में कह रहा है कि पिंडों को संयोजन के विभिन्न भागों, संबंधों, टेकों आदि को दर्शाने वाला संक्षिप्त योजनाबद्ध आरेख खींचिए। तो सबसे पहले जिस प्रकार से बल लग रहे हैं उसको आरेख के रूप में खींच लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए आरेख खींच लिया है, गुटका तथा बेलन का निकाय बल निर्देशांक। तो ये गुटका है और ये बेलन है, इसको इस तरह से खींच लिया है और यहाँ पर देखिए बलों को दिखाया जा रहा है। बलों को ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर 270 न्यूटन का जो भार है उसका वो पृथ्वी अपनी ओर चूंकि किसी वस्तु को खींचती है तो देखिए तीर नीचे को लगाया गया है और इसके द्वारा जो ये पिंड है ऊपर, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन है। तो देखिए पृष्ठ के द्वारा इस पिंड पर ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया काम करेगी, तो ऊपर की ओर तीर लगा करके
R डैश लिखा है। तो वही कह रहा है कि पिंडों के संयोजन के विभिन्न भागों, संबंधों, टेकों आदि को दर्शाने वाला संक्षिप्त योजनाबद्ध आरेख खींचिए। तो संबंधों का मतलब लिंक, टेकों का मतलब सपोर्ट, यानी कितने सपोर्ट। अब आगे कह रहा है कि संयोजन के किसी सुविधाजनक भाग को निकाय के रूप में चुनिए। तो संयोजन के किसी सुविधाजनक भाग को निकाय के रूप में चुनिए। तो किसी एक भाग को हम लोगों को निकाय के रूप में चुनना है और दूसरा भाग वातावरण हो जाएगा। अभी जैसे हमने पानी कुएं से निकालने का उदाहरण दिया कि जब हम बाल्टी पर बलों का अध्ययन करेंगे तो हम वातावरण हो जाएंगे, बाल्टी निकाय हो जाएगी। और जब हम अपने द्वारा रस्सी से जो बाल्टी खींच रही है तो रस्सी और अपने द्वारा बलों की बात करेंगे तो हम सिस्टम यानी निकाय हो जाएंगे, और बाल्टी और रस्सी, जो रस्सी जुड़ी है जहाँ बाल्टी से, तो वो वातावरण हो जाएगी। अब इसको पढ़ के जब हम फिगर अभी अध्ययन करेंगे तो सारी बातें स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी। कह रहा है एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल निकाय तथा पिंडों के संयोजन के शेष भागों द्वारा निकाय पर आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करके दर्शाया गया। जैसे यहाँ पर देखिए खींचा गया है कि भार नीचे की ओर काम कर रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर। तो कह रहा है निकाय पर सभी अन्य साधनों द्वारा आरोपित बलों को भी सम्मिलित कीजिए। कहने का मतलब है कि एक पृथक आरेख खींचना है जिसमें निकाय तथा पिंडों के संयोजन के शेष भागों द्वारा निकाय पर आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करके दिखाया गया। तो ये सिस्टम मान लीजिए इतना मान गया, तो वातावरण में जो भी बल हैं इस पर लग रहे हैं, तो पहले निकाय पर जो खुद ही अपने अंदर जो बल हैं उनको, फिर वातावरण के बलों को। तो वही कह रहा है कि निकाय पर सभी अन्य साधनों द्वारा आरोपित बलों को भी सम्मिलित कीजिए। एक तो निकाय के बल हैं, जैसे ये पिंड है, मान लीजिए इसका ये भार नीचे काम कर रहा है और इस पिंड पर, इस पिंड के ये पृष्ठ के कारण प्रतिक्रिया ऊपर को काम कर रही, तो ये हो गया। और अगर कोई बाहर से बल लगता है इस पर तो वो एक अलग वातावरण वाला बल हो जाता है, यानी अन्य बल हो जाते। तो इसीलिए कह रहा है कि निकाय पर सभी अन्य बलों द्वारा आरोपित बल, सभी अन्य साधनों द्वारा आरोपित बलों को भी सम्मिलित कीजिए। अब देखें निकाय द्वारा वातावरण पर आरोपित बलों को इसमें सम्मिलित नहीं कीजिए। अब देखिए इस लाइन को फिर से पढ़िए कि निकाय द्वारा वातावरण पर आरोपित बलों को इसमें सम्मिलित नहीं कीजिए। मतलब वातावरण द्वारा या खुद निकाय के अंदर जो है जो बल लग रहे हैं उन सब को शामिल करना है, लेकिन निकाय के द्वारा वातावरण पर अगर कोई बल आरोपित हो रहा है तो उसको नहीं सम्मिलित करना है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास आरेख प्राप्त होगा यानी डायग्राम बनेगा, तो उसको बोलते हैं बल निर्देशांक आरेख। अंग्रेजी में बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, यानी बल निर्देशांक आरेख, अंग्रेजी में बोलेंगे फ्री डायग्राम। तो इसको जो है थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए, ये कि निकाय द्वारा वातावरण पर आरोपित बलों को इसमें सम्मिलित नहीं कीजिए। अब आगे देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट कह रहा है कि किसी बल निर्देशांक आरेख में बलों से संबंधित केवल वही सूचनाएं, बलों के परिमाण तथा दिशाएं सम्मिलित कीजिए जो या तो आपको दी गई हैं अथवा जो निर्विवाद निश्चित है। उदाहरण के लिए किसी पतली डोरी में तनाव की दिशा सदैव डोरी की लंबाई के अनुदिश होती है। शेष उन सभी को अज्ञात मानना चाहिए जिन्हें गति के नियमों के अनुप्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाना है। तो फिर से इसको पढ़ते हैं। कह रहा है किसी बल निर्देशांक आरेख में बलों से संबंधित केवल वही सूचनाएं यानी बलों के परिमाण तथा दिशाएं सम्मिलित कीजिए जो या तो आपको दी गई हैं अथवा जो निर्विवाद निश्चित है। मतलब जो आपको दी गई हैं या निर्विवाद निश्चित है, कहने का मतलब जो आपको पता है, जब जितना हम लोग अभी तक पढ़े हैं
उसमें देखिए बता रहा है कि जैसे कोई पतली डोरी है, उसमें तनाव की अगर हम बात करें तो डोरी में तनाव सदैव लंबाई के अनुदिश होगा जो उसमें बल लगेगा। शेष उन सभी को अज्ञात माना जाना चाहिए जिन्हें गति के नियमों के अनुप्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाना है। तो शेष जो भी हैं उनको जो है जिनको गति के नियमों द्वारा प्राप्त किया जाना है उनको हम लोग अज्ञात मानेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है यदि आवश्यक हो तो संयोजन के किसी अन्य निकाय के लिए भी यही विधि अपनानी चाहिए। अगर दो निकाय बन जाएं तो उनके लिए भी यही विधि हम लोग अपनाएंगे। ऐसा करने के लिए न्यूटन का तृतीय नियम प्रयोग कीजिए। तो अगर हमको ऐसा करना पड़े तो न्यूटन का तृतीय नियम प्रयोग करना है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी जो एक निकाय माना गया तो उसमें जिस प्रकार से बल लग रहे थे तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित न्यूटन के तीसरा जो नियम है उसके जो दूसरा सिस्टम है उस पर हम लोग बलों को दर्शाएंगे। अर्थात यदि ए के बल निर्देशांक आरेख में बी के कारण ए पर बल को एफ द्वारा दर्शाया गया है तो बी के बल निर्देशांक आरेख में ए के कारण बी पर बल को माइनस एफ द्वारा दर्शाया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो एक निकाय है तो उसमें जो बल है तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार जो दूसरा निकाय है उसमें जब हम बल को दिखाएंगे तो उसके विपरीत यानी माइनस एफ की तरह दर्शाएंगे, जैसा न्यूटन के तृतीय नियम में हम लोग पढ़े। अब देखिए निम्नलिखित उदाहरण में उपरोक्त विधि का स्पष्टीकरण किया गया। अब नीचे हम लोग उदाहरण देख रहे हैं तो कैसे जो है हम लोग बलों को दर्शाएंगे उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। कह रहा है उदाहरण 5.12 किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर 2 किलोग्राम संघति यानी द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका रखा है। चित्र 5.15 जब इस गुटके के ऊपर 25 किलोग्राम संघति का लोहे का बेलन रखा जाता है तो फर्श स्थिर गति से नीचे धंसता है तथा गुटका व बेलन एक साथ 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से नीचे जाते हैं। गुटके की फर्श पर क्रिया फर्श के धंसने से पूर्व तथा फर्श के धंसने के पश्चात क्या है। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। समस्या में क्रिया प्रतिक्रिया युगलों को पहचानिए। कहने का मतलब ये है कि ये एक गुटका है, ये एक कोमल क्षैतिज फर्श है। कोमल का मतलब मुलायम है, जैसे मान लीजिए सोख्ते का बना है या स्पंज वाले गद्दे का बना है। तो इसमें जब 2 किलोग्राम का कोई गुटका रख देते हैं लकड़ी का तो ये नीचे की ओर जाने लगता है। ये जो फर्श है नीचे की ओर जाने लगता है। तो जाहिर सी बात नीचे की ओर जाएगा तो ये गुटका नीचे की ओर चलने लगेगा, नीचे की ओर गति होगी। जब गति होगी तो इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि गुटका व बेलन एक साथ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाते हैं, मतलब इतना त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो कह रहा है गुटके की फर्श पर प्रतिक्रिया, मतलब इस गुटके की फर्श पर प्रतिक्रिया धंसने से पूर्व, जब ये धंसा नहीं था उसके पूर्व, और धंसने के पश्चात, दोनों हमको बताना है। और जी की वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समस्या में क्रिया प्रतिक्रिया युगलों को पहचानिए, यानी इसमें हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को लागू करेंगे। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया नियम और बलों को हम लोग यहाँ दर्शाते हैं। तो देखिए 2 किलोग्राम का लकड़ी का गुटका है, तो ये 2 किलोग्राम का लकड़ी का गुटका बना दिए। जब 2 किलोग्राम का है यानी द्रव्यमान 2 है तो W अगर निकाला जाए तो W बराबर mg होता है। W इक्वल टू mg। द्रव्यमान हमको 2 किलोग्राम दिया है और कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण 10 है, तो ये 20 न्यूटन जो है भार कहाँ लगेगा, पृथ्वी की दिशा में लगेगा, जिधर ये फर्श है उसके नीचे की ओर, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है। तो देखिए 20 न्यूटन नीचे की ओर खींच दिया। गुटके का बल निर्देशांक आरेख,
ये गुटके का बल निर्देशांक आरेख। अब देखिए ये जो फर्श है, ये फर्श जैसा हमने न्यूटन के तीसरे नियम में बताया था कि अगर किसी पर कोई बल लगता है तो उसके विपरीत समान परिमाण का प्रतिक्रिया बल लगता है फर्श के द्वारा। तो गुटके के द्वारा फर्श पर अगर 20 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है तो फर्श के द्वारा गुटके पर भी इसके विपरीत जो है उतना ही बल लगेगा। तो देखिए ऊपर की ओर R लिख दिया गया, यानी अभिलंब प्रतिक्रिया या अभिलंब बल कह देंगे। अब देखिए इसको देखते हैं। अब देखिए अब क्या हुआ कि ये जो है जब फर्श पर हमने इसको रखा, फर्श पर ये 20 किलोग्राम का जब गुटका रखा तो फर्श नीचे धंसेगी। मान लीजिए जितना डाट डाट है इतना नीचे धंस गई, इतना नीचे धंस गई। तो देखिए यहाँ पर ये डाट डाट करके खींचा है कि फर्श पहले यहाँ थी और धंस के नीचे यहाँ तक चली गई, नीचे धंस के यहाँ तक चली गई है। देखिए नीचे की ओर तीर लगाया है कि नीचे की ओर धंस गई और त्वरण कितना हुआ, कितने त्वरण से धंसी, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने त्वरण से ये नीचे की ओर धंसी। अब देखिए ये धंसी कब, धंसी तब जब गुटके के ऊपर 25 किलोग्राम संगति का लोहे का बेलन रखा गया, तब ये देखिए धंसी है नीचे की ओर। तो जब 25 किलोग्राम का लोहे का बेलन रखा गया तो W = mg होता है। तो द्रव्यमान हमारा 25 किलोग्राम हो गया, G हमारा 10 है, तो ये आ गया 250 ग्राम लोहे का बेलन और 250 न्यूटन ये आ गया भार लोहे का, जो 25 किलोग्राम का बेलन ये रखा गया, ये बेलन दिखाया जा रहा है इस गुटके के ऊपर, ये गुटके के ऊपर। और पहले 20 न्यूटन का नीचे की ओर भार था ही इस गुटके के द्वारा, तो इसी में प्लस 20 न्यूटन जुड़ जाएगा, तो ये आ गया 270 न्यूटन। तो पहले 20 न्यूटन भार नीचे की ओर काम कर रहा था, अब 270 न्यूटन काम करेगा। तो अब देखिए हम फिर से आरेख बना रहे हैं, निर्देशांक आरेख। तो ये गुटके प्लस बेलन का है। तो गुटका 25 किलोग्राम का था, बेलन गुटका 20 किलोग्राम का था, 2 किलोग्राम का था, और बेलन 25 किलोग्राम का। तो दोनों मिला करके 270 न्यूटन अब नीचे की ओर लगेगा, और इन दोनों के कारण अब इस फर्श पर प्रतिक्रिया बल R' ऊपर की ओर काम करेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गुटके और बेलन के कारण भी जो निकाय का बल निर्देशांक है उसको भी हम लोगों ने बना लिया। अब देखिए इसमें हल में जो है सारी चीजें लिखी गई हैं, उनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्श पर निकाय विरामावस्था में है, जैसा भी हमने चित्र बनाया। इसका बल निर्देशांक आरेख गुटके पर 2 बलों को दर्शाता है। अब सिर्फ गुटके की बात हो रही है जो 2 किलोग्राम का था। पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल W = mg होता है, तो m 2 है, G 10 है, तो 20 न्यूटन आ गया। तथा गुटके पर फर्श का विलंब प्रतिक्रिया बल R, जो कि हमने ऊपर की ओर बनाया है। तो प्रथम निकाय के द्वारा गुटके पर आरोपित नेट बल 0 होना चाहिए, अर्थात R = 20 न्यूटन होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो पहला वाला हमारा निकाय है, यानी ये वाला, तो इसमें किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं है। तो ये 20 न्यूटन का जो बल है, भार है जिसको कहते हैं, ये अभिलंब जो प्रतिक्रिया है इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम गति नहीं कर रहा, यानी इक्विलिब्रियम में है, यानी साम्य अवस्था में है। अब देखिए तीसरे निकाय का उपयोग करने पर गुटके की क्रिया, अर्थात गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल परिमाण में 20 न्यूटन के बराबर है तथा इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है। अब जो को कह रहा है कि तीसरे नियम का उपयोग करने पर गुटके की जो क्रिया है, अर्थात गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल, गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल परिमाण में 20 न्यूटन के बराबर
तथा इसकी दिशा ऊर्ध्वाधरता अधोमुखी है, यानी नीचे की ओर है। तो यही देखिए गुटके के द्वारा फर्श पर आरोपित जो प्रतिक्रिया बल है वो 20 न्यूटन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। अब देखें निकाय यानी गुटका प्लस बेलन नीचे की ओर 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से धंस रहा है। इसका बल निर्देशांक आरेख निकाय पर दो बलों को दर्शाता है। पृथ्वी के कारण गुरुत्व बल 270 न्यूटन। तो पृथ्वी के कारण देखिए 270 न्यूटन, क्योंकि ये 2 किलोग्राम का गुटका, उसके ऊपर 25 किलोग्राम का बेलन रख दिया। तो पूरा अभी हमने कैलकुलेट करके दिखाया था। तो 270 न्यूटन ये नीचे की ओर काम करेगा। तथा फर्श का विलंब बल R डैश ये जो है ऊपर की ओर काम करेगा। तो ये देखिए R डैश ऊपर की ओर काम कर रहा है। अब एक चीज यहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना है। कह रहा है ध्यान दीजिए निकाय का बल निर्देशांक आरेख गुटके और बेलन के बीच आंतरिक बलों को नहीं दर्शाता। कह रहा है निकाय का बल निर्देशांक आरेख गुटके और बेलन के बीच आंतरिक बलों को नहीं दर्शाता, यानी उसके जो इंटरनल फोर्स हैं उनको ये निकाय का जो हमने आरेख खींचा वो नहीं दिखा रहा है। निकाय पर द्वितीय नियम का अनुप्रयोग करने पर, अब चूंकि आंतरिक बल नहीं दिखा रहा है, कहने का मतलब हमारे ये है कि इनके अंदर जो बल लग रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नीचे की ओर धंस रहा है, इसमें त्वरण उत्पन्न हो गया। तो बाहर से मतलब है, आंतरिक बलों से हमारा कोई मतलब नहीं। और जब आंतरिक बलों से मतलब नहीं है तो गति का जब दूसरा नियम लगाएंगे हम, तो गति के द्वितीय नियम में क्या होता है कि बल लगाएंगे तो त्वरण उत्पन्न होता है। तो उसमें क्या होगा कि जो त्वरण उत्पन्न है तो वस्तु चूंकि नीचे की ओर धंस रही है, इसका मतलब नीचे वाला बल ऊपर वाले की तुलना में ज्यादा है, तभी गति नीचे की ओर है। तो इसको ध्यान देना है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 270 माइनस R डैश बराबर 27 गुणे 0.1। अब देखिए लिखा कैसे गया। तो इसको पहले चित्र देखिए, इस पर देखिए 270 का नीचे की ओर बल काम कर रहा है, प्रतिक्रिया बल ऊपर को है, ये ज्यादा है तभी नीचे को जा रहा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से। अगर ऊपर वाला ज्यादा होता तो ऊपर को त्वरण होता। तो नीचे की ओर जा रहा है चूंकि त्वरण है, तो ये जो नीचे वाला बल है या भार है जो भी, इस प्रतिक्रिया बल से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है इसको हम इस तरह लिखेंगे, यहीं पर समझिए आप लोग कि 270 ज्यादा है तो ज्यादा में से प्रतिक्रिया बल को घटा देंगे और इसको कर देंगे ma के बराबर। तो यम हमारा कितना है 27 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम का ये पिंड है और 25 किलोग्राम का बेलन है। तो 27 किलोग्राम गुणे हमको त्वरण दे दिया है 0.1। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो जिधर को जा रहा है वो बल माइनस प्रतिक्रिया बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बस अगर इतना आप समझ लिए तो ये हमेशा कभी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसको देख लीजिए, यही चीज देखिए लिखा गया है 270 माइनस R डैश बराबर 27 गुणे 0.1, क्योंकि यमे होता है तो 27 गुणे 0.1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 267.3 न्यूटन। तृतीय नियम के अनुसार फर्श पर निकाय की क्रिया 267.3 न्यूटन के बराबर है तथा यह ऊर्ध्वाधरता अधोमुखी है। तो यही कह रहा है कि तृतीय नियम की अगर हम बात करें तो जो फर्श पर निकाय की क्रिया है, फर्श पर निकाय की क्रिया, तो फर्श पर जो निकाय की क्रिया है यानी ये जो फर्श है तो इसकी जो क्रिया है, देखिए ये क्रिया है, ये प्रतिक्रिया है, ध्यान दीजिए। तो फर्श पर निकाय की क्रिया R डैश कितनी आ गई 267.3
3 न्यूटन। अब यही R डैश के यानी प्रतिक्रिया के बराबर होगी, इसको ध्यान देना। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं क्रिया प्रतिक्रिया युगल। एक्शन रिएक्शन पेयर्स यानी क्रिया प्रतिक्रिया करने वाले जोड़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले कह रहा है कि ए के लिए पृथ्वी द्वारा गुटके पर आरोपित गुरुत्व बल। तो पहले क्या करेंगे, पृथ्वी द्वारा गुटके पर आरोपित गुरुत्व बल। तो अगर हम जो है यहाँ पर देखें तो ये पृथ्वी, इसको अगर मान लें, ये जो फर्श थी, यहाँ फर्श नीचे मान लीजिए पृथ्वी है फर्श पर नीचे, तो वही कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा गुटके पर आरोपित गुरुत्व बल 20 न्यूटन जो है, पृथ्वी द्वारा गुटके पर आरोपित गुरुत्व बल 20 न्यूटन। ये क्रिया तथा गुटके द्वारा, अब देखिए गुटके द्वारा पृथ्वी पर आरोपित गुरुत्व बल यानी प्रतिक्रिया 20 न्यूटन के बराबर ऊपर मुखी निर्देशित आरेख में नहीं दर्शाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी द्वारा गुटके पर आरोपित गुरुत्व बल 20 न्यूटन है, जिसको हम क्रिया कहेंगे। अब पृथ्वी द्वारा गुटके पर आरोपित बल है, तो गुटके के द्वारा पृथ्वी पर भी जो बल लगेगा वो प्रतिक्रिया होगी। देखिए पृथ्वी और गुटका है, तो गुटके द्वारा पृथ्वी पर क्रिया, तो पृथ्वी द्वारा गुटके पर प्रतिक्रिया, यही न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा गुटके पर गुरुत्व बल 20 न्यूटन ये क्रिया है, तथा गुटके द्वारा पृथ्वी पर आरोपित गुरुत्व बल, इसको प्रतिक्रिया कहेंगे, 20 न्यूटन के बराबर ऊपर मुखी, ऊपर की ओर हमने आर बनाया है। अब कह रहा है आरेख में नहीं दर्शाया गया है, जो हमने डायग्राम बनाया है फिगर, उसमें नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि ऊपर 20 न्यूटन नहीं लिखा गया जो n होना चाहिए। दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, गुटके द्वारा फर्श पर आरोपित बल क्रिया, फर्श द्वारा गुटके पर आरोपित बल प्रतिक्रिया B के लिए फर्स्ट। अब B के लिए जो B फिगर हमारा बना हुआ है उसके लिए कह रहा है, ये जो B वाला ये फिगर है, ये इसकी बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट में निकाय द्वारा पृथ्वी द्वारा निकाय पर आरोपित गुरुत्व बल, पृथ्वी द्वारा निकाय पर आरोपित गुरुत्व बल, तो गुरुत्व बल नीचे की ओर होगा, तो ये 270 न्यूटन देखिए नीचे की ओर है। क्रिया हो गई है। अब जो है निकाय द्वारा पृथ्वी पर आरोपित गुरुत्व बल प्रतिक्रिया 270 न्यूटन के बराबर ऊपर मुखी निर्देशित आरेख में नहीं दर्शाया गया है। अब देखिए जब ये 270 न्यूटन नीचे की ओर है, तो ऊपर की ओर भी इसकी प्रतिक्रिया 270 न्यूटन होगी, जो आरेख में नहीं दर्शाया गया, जैसे इसमें भी नहीं दर्शाया गया। अब देखिए निकाय द्वारा फर्श पर आरोपित बल क्रिया, निकाय द्वारा फर्श पर, फर्श पृथ्वी है तो एक तरह से फर्श पृथ्वी मानिए, तो निकाय द्वारा फर्श पर, हालांकि ये फर्श पृथ्वी के ऊपर है जो धंस रही है, तो निकाय द्वारा फर्श पर आरोपित बल क्रिया, फर्श द्वारा निकाय पर आरोपित बल प्रतिक्रिया। इसके अतिरिक्त B के लिए बेलन द्वारा गुटके पर आरोपित बल, कि बेलन द्वारा गुटके पर आरोपित बल तथा गुटके द्वारा बेलन पर आरोपित बल भी क्रिया प्रतिक्रिया का एक युगल बनाते हैं। बाद में जो बेलन रखा गया, तो बेलन चूंकि गुटके पर रखा गया, तो गुटका बेलन पर बल लगाएगा और बेलन गुटका पर बल लगाएगा, तो ये भी एक क्रिया प्रतिक्रिया का जोड़ा बनाएंगे यानी युगल बनाएंगे, ये कहने का मतलब है। तो अब कह रहा है कि याद रखने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी क्रिया प्रतिक्रिया युगल की रचना दो पिंडों के बीच पारस्परिक बलों जो सदैव परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होते हैं से होती है। तो हम लोग न्यूटन के तीसरे नियम में पढ़ भी चुके हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया
एक दूसरे के विपरीत होती हैं और सदैव परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होती हैं और दो पिंडों के बीच होती हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एक ही पिंड पर दो बलों जो किसी विशेष परिस्थिति में परिमाण में समान व दिशा में विपरीत हो सकते हैं ऐसे से किसी क्रिया प्रतिक्रिया युगल की रचना नहीं हो सकती। ध्यान दीजिए, अगर एक ही पिंड है उस पर दो बल हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में परिमाण में समान व दिशा में विपरीत हो सकते हैं से क्रिया प्रतिक्रिया की रचना नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिए, एक ही पिंड पर नहीं होने चाहिए, दो अलग अलग पिंड होने चाहिए। उदाहरण के लिए ए तथा बी में पिंड पर गुरुत्व बल तथा फर्श द्वारा पिंड पर आरोपित अविलंब बल कोई क्रिया प्रतिक्रिया युगल नहीं है। जैसे कह रहा है कि उदाहरण हम देख लें, अगर ए और बी जो हमने बनाया है, कह रहा है में पिंड पर गुरुत्व बल तथा फर्श द्वारा पिंड पर आरोपित अविलंब बल कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। तो फिर से इसको समझिए कि एक ही पिंड पर दो बलों जो किसी विशेष परिस्थिति में परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो सकते हैं से किसी क्रिया प्रतिक्रिया युगल की रचना नहीं हो सकती है अगर एक ही पिंड है। उदाहरण के लिए जैसे अभी हमने जितना पढ़ा तो उसमें एक पिंड था और पृथ्वी थी, दो बाण माने गए। अगर पृथ्वी ना होती या केवल पृथ्वी होती, पिंड ना होता, तो क्रिया प्रतिक्रिया की बात हम कर ही नहीं सकते थे। तो वही कह रहा है कि उदाहरण के लिए ए तथा बी में पिंड पर गुरुत्व बल तथा फर्श द्वारा पिंड पर आरोपित अविलंब बल। अब देखिए दोनों पिंड पर ही है, पिंड पर गुरुत्व बल, तो पिंड पर नीचे की ओर गुरुत्व बल हो गया, तथा फर्श द्वारा पिंड पर आरोपित अविलंब बल। अब देखिए पिंड पर ही है, नीचे की ओर गुरुत्व बल, ऊपर की ओर आरोपित अविलंब बल, कोई क्रिया प्रतिक्रिया युगल नहीं, क्योंकि सिर्फ पिंड की ही बात हो रही है। अब वो बल चाहे पृथ्वी के द्वारा लगे या किसी के द्वारा, लेकिन चूंकि एक ही पिंड की बात हो रही है तो ये क्रिया प्रतिक्रिया युगल नहीं है। युगल का मतलब जोड़ा, जोड़ा का मतलब दो पिंड भी होने चाहिए, दो पिंड होंगे तभी क्रिया प्रतिक्रिया की बात हम करेंगे। ये बल संयोग बस ए के लिए समान एवं विपरीत है क्योंकि पिंड विरामावस्था में है, परंतु प्रकरण बी के लिए वे ऐसे नहीं है जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है। निकाय का भार 270 न्यूटन है जबकि अविलंब प्रतिक्रिया बल R' 267.3 न्यूटन है। अब देखिए कह रहा है कि अगर हम ए की बात करें तो ये बल संयोग बस कह रहा है, संयोग बस ए के लिए समान एवं विपरीत है। 20 न्यूटन नीचे है तो 20 न्यूटन ऊपर को भी है क्योंकि पिंड विराम अवस्था में, परंतु प्रकरण बी के लिए वे ऐसे नहीं है जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है कि निकाय का भार 270 न्यूटन है जबकि अविलंब बल R' 267.3 न्यूटन है, जैसा हमने ऊपर निकाल लिया है। तो इसलिए लिख रहा है कि जैसा हमने पहले ही पढ़ लिया है या देख लिया है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि क्रिया और प्रतिक्रिया के लिए दो पिंडों के बीच पारस्परिक बलों जो सदैव परिमाण में समान तथा विपरीत दिशा में होते हैं से होती है। एक ही पिंड पर दो बलों जो किसी विशेष परिस्थिति में परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो सकते हैं से किसी क्रिया प्रतिक्रिया युगल की रचना नहीं हो सकती है। पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। यांत्रिकी की समस्याओं को हल करने में बल निर्देशांक आरेख खींचने की प्रथा अत्यंत सहायक है। यह आपको अपने निकाय को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने तथा उन सभी पिंडों के कारण जो स्वयं निकाय के भाग नहीं हैं, निकाय पर आरोपित सभी विभिन्न बलों पर विचार करने के लिए विवश करता है। इस अध्याय तथा आगामी अध्यायों में दिए गए अभ्यास प्रश्नों द्वारा इस प्रथा के पोषण में आपको सहायता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के जो डायग्राम हमने बनाया है उनका हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में विशेष योगदान रहेगा।
तो इसमें ये कह रहा है कि यह आपको अपने निकाय में स्पष्ट रूप से परिभाषित करने तथा उन सभी पिंडों के कारण जो स्वयं निकाय के भाग नहीं है, निकाय पर आरोपित सभी विभिन्न बलों पर विचार करने के लिए विवश करता है। तो जितने भी बल लग रहे हैं उन सब के बारे में हम लोग समझ सकते हैं अगर आरेख डायग्राम हम लोगों ने बना लिया। अब देखिए चैप्टर खत्म हो गया है, अब सारांश है उसको हम देख लेते हैं। तो कह रहा है अरस्तु का यह दृष्टिकोण कि किसी पिंड की एक समान गति रखने के लिए बल आवश्यक है, गलत है। व्यवहार में विरोधी घर्षण बल को प्रभावहीन करने के लिए कोई बल आवश्यक होता है। पीछे पढ़ चुके हैं। तो एक समान अगर गति बनाए रखना है तो बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि त्वरण उत्पन्न करना है, यानी गति जब एक समान ना हो उस स्थिति को पैदा करने के लिए बल की जरूरत पड़ती है। गैलीलियो ने आनत समतलों यानी जो ढलान वाले तल हैं पर पिंडों की गतियों का बहिर्वेशन करके जड़त्व के नियम की खोज की। बहिर्वेशन का मतलब एक्स्ट्रापोलेटेड। तो कह रहा है गैलीलियो ने आतत समतलों पर पिंडों की गतियों का बहिर्वेशन करके जड़त्व के नियम की खोज की का मतलब कि बाहर के कितने बल लग रहे हैं, वही मतलब सिस्टम और वातावरण माना, निकाय और वातावरण। तो वातावरण को बाहर का माना और जो निकाय है उसको अंदर का माना। तो निकाय पर बाहर के जितने बल लग रहे हैं उसके आधार पर जड़त्व के नियम की खोज की। न्यूटन का गति का प्रथम नियम वही नियम है जिसे फिर से शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। तो प्रथम नियम क्या है न्यूटन का? प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा किसी सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। सरल पदों में प्रथम निकाय इस प्रकार है, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर बाहर का कोई डिस्टरबेंस ना हो तो जैसा सिस्टम रहता है वैसा ही रहता है। अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गतिमान है तो गतिमान रहेगा। किसी पिंड का संवेग p उसकी संगति यानी द्रव्यमानम तथा वेग v का गुणनफल होता है, यानी p = mv हमारा संवेग होता है यानी मोमेंटम होता है। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, F = k dp/dt। d का मतलब ये चेंज हो रहा है, तो dp/dt का मतलब संवेग परिवर्तन बराबर k × ma। ma हमारा बल है। तो वही कह रहा है कि यहाँ F पिंड पर आरोपित नेट बाह्य बल है तथा ये पिंड में उत्पन्न त्वरण है। एसआई मात्रकों में राशियों के मात्रकों का चयन करने पर आनुपातिक स्थिरांक k = 1 आता है, तब F = dp/dt = ma। तो ये सब हमारे फार्मूले हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिए। कह रहा है बल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रतीक चिन्ह n है। 1 न्यूटन = 1 किलोग्राम मीटर/सेकंड² होता है। m 1 किलोग्राम और ये 1 मीटर/सेकंड² होगा, तो उसी हिसाब से मात्रक आ गया। द्वितीय नियम तथा प्रथम नियम में सामंजस्य है, यानी F = 0 का अर्थ है कि A = 0। तो प्रथम और द्वितीय नियम एक ही तरह लगभग कि अगर बल 0 है तो उस पर त्वरण भी 0 होगा। इसीलिए पहले नियम में बताया गया है कि अगर जो है निकाय पर कोई बल नहीं लग रहा, यानी उसका त्वरण नहीं होगा जब बल नहीं लगेगा, तो या तो वो समान वेग से गति कर रहा होगा या तो वो स्थिर होगा। तो कह रहा है बल के बारे में कि यह एक सदिश समीकरण है जो अभी हमने ऊपर देखा। सही अर्थों में तो यह किसी बिंदु कण पर यानी पॉइंट आवे पार्टिकल पर लागू होती है। फिर भी किसी पिंड अथवा कणों के निकाय पर भी इसे लागू किया जा सकता है, परंतु शर्त यह है कि हम F को निकाय पर कुल आरोपित बाह्य बल तथा A को समर्थ निकाय का त्वरण माने। तो ध्यान देना है कि जो पूरा सिस्टम है उस पर बल को मानना है और उस पूरे सिस्टम का ही हमें त्वरण मानना है जो ये है, तभी हम इन शर्तों को लागू कर पाएंगे जो समीकरण में
दी गई। किसी निश्चित क्षण पर किसी बिंदु पर आरोपित बल F उसी क्षण उसी बिंदु पर A का निर्धारण करता है। तो जब बल लगेगा उसी समय त्वरण का निर्धारण होगा, अर्थात द्वितीय नियम एक स्थानीय नियम है, किसी क्षण पर A गति के इतिहास पर निर्भर नहीं करता। तो जो त्वरण है तुरंत जो बल लग रहा है उसी पर आधारित है, ये नहीं कि 1 घंटे पहले बल लगा था तो उसकी बात करेगा, तो ऐसा नहीं है। बल तथा समय का गुणनफल आवेग कहलाता है, जो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। पीछे हम दूसरे नियम में पढ़ भी चुके हैं। आवेग की धारणा उस स्थिति में लाभदायक होती है जब कोई बहुत बल अल्प काल के लिए कार्य करके संवेग में मापने योग्य परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। तो वही कह रहा है कि जब कोई वह बल अल्प काल के लिए कार्य करके संवेग में मापने योग्य परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, तभी जो है हम लोग आवेग की धारणा का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि बल का क्रिया समय अत्यंत अल्प है, इसलिए यह माना जा सकता है कि आवेगी बल लगने के समय वस्तु की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन नहीं होता है। तो यही कह रहा है कि इसलिए यह माना जा सकता है कि आवेगी बल लगने के समय वस्तु की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन नहीं होगा। बल F बराबर आवेग जो होता है इक्वल टू होता है F इंटू डेल्टा टी। पीछे हम पढ़ चुके हैं। न्यूटन का गति का तीसरा नियम। अब इसमें देखिए क्या है, कह रहा प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सरल पदों में इस नियम को इस प्रकार भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। प्रकृति में बल सदैव ही पिंडों के युगलों के बीच पाए जाते हैं, यानी 2 पिंड होंगे तभी हम बल की बात करेंगे। किसी पिंड A पर पिंड B द्वारा आरोपित बल B पर पिंड A द्वारा आरोपित बल के समान तथा विपरीत होता है। पीछे पढ़ चुके हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया समक्षणिक बल है, यानी दोनों पिंड पर बराबर समय के लिए लगेंगे। क्रिया तथा प्रतिक्रिया के बीच कारण प्रभाव संबंध नहीं होता है, मतलब कारण और उसके प्रभाव से हमको मतलब ही नहीं। क्रिया प्रतिक्रिया में बल एक दूसरे के पिंडों पर विपरीत और समान परिमाण के होते हैं, बस ये मतलब है। इन 2 पारस्परिक बलों में से किसी भी एक बल को क्रिया तथा अन्य को प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए कि किसी एक को हम क्रिया कह सकते हैं, किसी दूसरे को उसका प्रतिक्रिया कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो लगा रहे हैं वही क्रिया है, दूसरा प्रतिक्रिया। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल 2 विभिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं। ये भी ध्यान दीजिए कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया है भिन्न पिंडों पर काम करता है, जैसे हम अभी ऊपर पढ़ा है। अतः ये बल एक दूसरे को निरस्त नहीं कर सकते। इसलिए चूंकि अलग अलग पिंडों पर हैं तो एक दूसरे को निरस्त नहीं कर सकते। तथापि किसी पिंड में आंतरिक क्रिया तथा प्रतिक्रिया बलों का योग अवश्य ही शून्य होता है। तो इसलिए अगर हम आंतरिक क्रिया एवं प्रतिक्रिया की बात करें, यानी निकाय के अंदर की, तो दोनों का योग शून्य होता है, क्योंकि विपरीत होते हैं और परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे को निरस्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अलग अलग पिंडों पर लग रहे हैं। एक ही पिंड पर लगे तो निरस्त हो सकता है। अब देखिए हमारा 7वां पॉइंट है संवेग संरक्षण नियम। तो कणों के किसी वियुक्त निकाय यानी आइसोलेटेड निकाय यानी अलग किए गए निकाय जिस पर वातावरण का कोई प्रभाव न हो का कुल संवेग संरक्षित रहता है। यह नियम गति के द्वितीय तथा तृतीय नियमों से व्युत्पन्न हुआ। तो यह द्वितीय तथा तृतीय नियमों से निकल के बाहर आया है संवेग संरक्षण का नियम। अब देखिए घर्षण के बारे में कह रहा है। तो घर्षण में क्या है कि घर्षण बल 2 संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति यानी समुपस्थित अथवा वास्तविक या तो हो सकता है, या फिर वो पृष्ठ जो आपेक्षिक गति है वो उपस्थित हो सकती है या वास्तविक हो सकती है, का विरोध करता है। ये शब्द क्यों लिखा है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी मेज पर हम अपने हाथ को खिसकाएं, तो हमारा हाथ तो खिसक रहा है, मेज नहीं खिसक रही, लेकिन फिर भी जहाँ पर हाथ रखा था वहां से हम हाथ आगे की ओर ले गए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेज भी पीछे की ओर चली गई, क्योंकि ये दूरी बढ़ गई। तो इसीलिए समुपस्थित अथवा वास्तविक कह रहा है कि मतलब हकीकत में भी मेज पीछे जा सकती है या केवल देखने में लग सकता है।
तो वही कह रहा है कि घर्षण बल दो संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। यह संपर्क बल का संपर्क पृष्ठों के अनुदिश घटक है। यह संपर्क बल जो है उनका संपर्क पृष्ठों के अनुदिश घटक है, यानी पृष्ठ के अनुदिश यानी पृष्ठ के समांतर घटक है। पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। आपेक्षिक गति का मतलब रिलेटिव मोशन। देखिए स्थैतिक घर्षण Fs समुपस्थित आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जाहिर सी बात है, स्थैतिक घर्षण उसका नाम ही है, तो मतलब वो स्थिर रखना चाहता है, तो जो आपेक्षिक गति होगी यानी रिलेटिव मोशन होगा उसका विरोध करेगा। गतिज घर्षण Fk यानी काइनेटिक फ्रिक्शन वास्तविक आपेक्ष गति का विरोध करता है। देखिए स्थैतिक घर्षण क्या होता है, Fs समुपस्थित आपेक्ष गति का विरोध करता है, और गतिज घर्षण Fk वास्तविक आपेक्ष गति का विरोध करता है। समुपस्थित मतलब कि वो गति करने ही वाला है, तो उस गति का विरोध करता है, और जब गति कर रहा है अपेक्षिक गति होने लगी तो उसका विरोध कौन करता है, गतिक घर्षण। तो इन दोनों को समझिए। घर्षण बल संपर्क पृष्ठों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करते तथा निम्नलिखित सन्निकट जो है नियम की संतुष्टि करते हैं। तो जो घर्षण बल होता है पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करते, यह उनकी स्वयं की स्वाभाविक क्रिया से उत्पन्न होता है। तो नियम कौन सा, Fs जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थिर वाला घर्षण बल, वो कम होता है या बराबर होता है Fs अधिकतम से, यानी जितना अधिक से अधिक हो सकता है। ये बराबर होता है म्यूएस आर के, और Fk इक्वल टू होता है म्यू के आर के। स्थैतिक घर्षण गुणांक जो म्यूएस होता है तथा गतिज घर्षण गुणांक म्यू के संपर्क पृष्ठों के युगल के अभिलक्षणों के निर्देश के स्थिरांक हैं। तो जो उनके युगल हैं संपर्क पृष्ठों के जो जोड़े हैं उनके अभिलक्षणों के निर्देशांक यानी उनके गुणों के निर्देशांक हैं। क्षेत्रफल पर चूंकि निर्भर करते नहीं घर्षण बल, तो जब घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता पृष्ठ के, तो उनके जो निर्देशांक हैं वो भी संपर्क पृष्ठों के क्षेत्रफल पर नहीं बल्कि युगल के अभिलक्षणों के निर्देशांक है। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि म्यू के तथा म्यूएस से तुलना में बहुत कम होता है। तो जो गतिज घर्षण गुणांक है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक से बहुत कम होता है, ये प्रयोगों द्वारा पाया गया है। अब यहाँ पर देखिए संवेग बल आवेग स्थैतिक घर्षण गुणांक गतिज घर्षण गुणांक प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, मात्रक विमाय और टिप्पणी की गई है। इसको अपना एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आ जाता है विचारणीय विषय। तो कह रहा है कि बल सदैव गति की दिशा में नहीं होता। जरूरी नहीं कि बल हमेशा गति की दिशा में हो, परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए बल F विलाष्टी यानी गति के अनुदिश v के विपरीत v के अभिलंबवत अथवा v से कोई अन्य कोण बनाते हुए हो सकता है। प्रत्येक स्थिति में यह त्वरण के समांतर होता है। तो ध्यान देना है कि जो हमारा बल है ये जरूरी नहीं कि गति की दिशा में हो, ये गति से विपरीत उसके लंबवत या कोई कोण बनाता हुआ हो सकता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में यह निश्चित है कि ये त्वरण के समांतर होता है बल हमारा। यदि किसी क्षण v बराबर 0 है, मतलब किसी क्षण पर वेग 0 है, अर्थात यदि कोई पिंड क्षणिक विराम में है, तो इसका यह अर्थ नहीं होता है कि उस क्षण पर बल अथवा त्वरण अवश्य ही शून्य हो। तो यदि कोई पिंड विराम में है यानी उसका वेग 0 है, तो ये कभी नहीं समझ लेना चाहिए कि उस पर जो है उस क्षण पर बल या त्वरण शून्य ही है। उदाहरण के लिए जब ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद ऊपरी अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है तो v बराबर 0 होता है, परंतु उस गेंद पर गेंद के भार mg के बराबर बल निरंतर लगता रहता है, त्वरण नहीं होता, यह g ही होता है।
तो कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु जो है v बराबर 0 है तो ये भी नहीं मान लेना चाहिए कि उस पर कोई बल नहीं काम कर रहा है। जैसे कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंक दी जाए और अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाए, तब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच के वहां से नीचे लौटेगी तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जाने वाला वेग 0 होगा उस समय, तो v बराबर उस समय 0 होता है। और जब 0 होता है तब भी उस पर भार mg के कारण नीचे की ओर निरंतर बल लग रहा होता है। तो देखिए बल भी लग रहा है और वेग भी 0 है तथा त्वरण भी शून्य नहीं है, उस पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है। तो ये कहना कि कोई वस्तु का वेग 0 है तो उस पर त्वरण 0 होगा या उस पर बल 0 होगा, ये भी कहना गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगी। आगे क्या कह रहा है कि किसी दिए गए समय पर किसी पिंड पर आरोपित बल उस समय उस पिंड के स्थान की अवस्थित द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो किसी समय पर अगर किसी पिंड पर कोई बल लग रहा है तो उस समय क्या स्थित परिस्थिति है उस पर निर्भर करेगा। कोई पिंड बल का वहन अपनी गति के पूर्व इतिहास से नहीं करता है, मतलब तुरंत ही सब कुछ होता है जैसे बल और त्वरण, इतिहास पुराने समय से कोई मतलब नहीं। जिस क्षण कोई पत्थर किसी त्वरित रेलगाड़ी से बाहर किया जाता है या गिरा दिया जाता है, उस क्षण के तुरंत पश्चात यदि चारों ओर की वायु के प्रभाव उपेक्षणीय है तो उस पत्थर पर कोई क्षैतिज बल अथवा त्वरण कार्यरत नहीं रहता है। उसी क्षण की बात कर रहा है जब गिराया गया है, तब उस पत्थर पर केवल पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर गुरुत्व बल ही कार्य करता है। उस समय पृथ्वी चूंकि नीचे की ओर खींच रही होती है पत्थर को, तो केवल गुरुत्व बल काम करता है। ध्यान दीजिए उसी क्षण जब वो तुरंत बाहर फेंका गया है, नहीं तो हवा का दबाव ये सब काम करने लगेंगे। कह रहा है गति के द्वितीय नियम यह बराबर ma में यफ पिंड के बराबर के सभी भौतिक साधनों द्वारा आरोपित नेट बल है। ए बल का प्रभाव है। द्रव्यमान गुणित त्वरण या नियम इंटू ए को यफ के अतिरिक्त अन्य कोई बल नहीं समझा जाना चाहिए। तो यफ बराबर जो यमे है इसमें जो द्रव्यमान और त्वरण है तो इस पर बल के अलावा कोई और किसी भी चीज को हमें नहीं समझना चाहिए। अभिकेंद्र बल को कोई अन्य प्रकार का बल नहीं समझना चाहिए। यह मात्र एक नाम है जो उस बल को दिया गया है जो वर्तुल मार्ग पर गतिमान किसी पिंड को त्रिज्यतः केंद्र की ओर त्वरण प्रदान करता है। यानी ऐसे मोड़ पर जब कोई गाड़ी घूमती है तो उस पर जैसे हम उंगली में कोई धागा फंसा के उस पर पत्थर बांध लें और घुमाएं ऐसे ऐसे, तो धागा बाहर नहीं जाता बल्कि वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है। तो एक तरह से जो जिस वृत्ताकार मार्ग पर कोई गाड़ी घूम रही है तो उसी धागे और पत्थर को सोचिए कि केंद्र बिंदु पर हमारी उंगली है और धागे से बंधी हुई गाड़ी घूम रही है, तो ये केंद्र की ओर धागे से बल लग रहा है तभी वो गाड़ी मुड़ रही है। तो इसीलिए कह रहा है कि अभिकेंद्र बल को कोई अन्य प्रकार का बल नहीं समझना चाहिए। यह मात्र एक नाम है जो उस बल को दिया गया है जो वर्तुल मार्ग पर गतिमान किसी पिंड को त्रिज्यतः केंद्र की ओर त्वरण प्रदान करता है। त्रिज्यतः केंद्र की ओर त्वरण प्रदान करता है। जाहिर सी बात है बल है तो त्वरण का होना जरूरी है। हमें वृत्तीय गतियों में सदैव ही अभिकेंद्र बल के रूप में कुछ भौतिक बलों जैसे तनाव, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, घर्षण बल आदि को खोजना चाहिए। तो वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल के रूप में जैसे तनाव है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वैद्युत बल है, घर्षण बल है, ये सब जो है अभिकेंद्र बल के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इनकी खोज करना चाहिए। स्थैतिक घर्षण बल अपनी सीमा μsn जहां पर Fs यानी स्थैतिक घर्षण कम होगा या बराबर होगा μsn के तक एक स्वयं संयोजी बल है, यानी स्वयं ही आपस में सामंजस्य बैठाता है, यानी सेल्फ एडजस्टिंग है। बिना यह निश्चित किए कि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान कार्यरत हो गया है, Fs बराबर μsn कदापि मत रखिए, क्योंकि Fs बराबर μsn नहीं है बल्कि μsn ज्यादा या बराबर है। जब तक गति ना हो तब तक मान लो कि μsn ज्यादा है। जब μsn ज्यादा रहेगा जब गति करने वाला होगा पिंड,
तब मेज पर रखे पिंड के लिए सुनिश्चित समीकरण mg बराबर r केवल तभी सही है जब पिंड साम्य अवस्था में हो। तो मेज पर रखे पिंड के लिए सुपरिचित समीकरण mg बराबर r केवल तभी सही है जब पिंड साम्य अवस्था में। जैसी बात है कि संतुलन में होगा तभी प्रतिक्रिया बल भार के बराबर होगा। ये दोनों बल mg तथा r भिन्न भी हो सकते हैं, जैसा कि त्वरित लिफ्ट में रखे पिंड के उदाहरण में mg और r में समानता का द्वितीय तृतीय नियम में कोई संबंध नहीं है। ये mg और r भिन्न भी हो सकते हैं। कह रहा है कि जैसा कि त्वरित लिफ्ट में रखे पिंड के उदाहरण में। इस प्रकार त्वरित लिफ्ट यानी त्वरण से कोई लिफ्ट गति कर रही है, यानी उसके वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन हो रहा है। उस समय अगर लिफ्ट में कोई पिंड रखा हो तो mg और r में समानता का तृतीय निकाय में कोई संबंध नहीं, यानी mg और r समान नहीं रहेंगे उस समय। जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि बेलन रख दिया गया था तो नीचे की ओर वो गति करने लगा था, पिंड त्वरण उत्पन्न हो गया था। तो प्रतिक्रिया दूसरा आया है और क्रिया का परिमाण दूसरा आया है। गति के तृतीय नियम में पद क्रिया तथा प्रतिक्रिया का अर्थ किसी पिंडों के युगल के बीच समलक्षणिक पारस्परिक बलों से है। समलक्षणिक यानी समान लक्षण वाले पारस्परिक बलों से है। भाषा के अर्थ के विपरीत क्रिया ना तो प्रतिक्रिया से पहले घटित होती है और ना ही प्रतिक्रिया का कारण होती है, यानी दोनों एक साथ लगते हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया भिन्न पिंडों पर कार्य करती हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब देखिए, गति के द्वितीय नियम का लागू करने के लिए सजीव तथा निर्जीव पिंडों के बीच कोई वैचारिक भिन्नता नहीं होती है। तो सजीव और निर्जीव पिंड हो, उनके विचारों की भिन्नता से कोई मतलब नहीं है। किसी सजीव पिंड जैसे किसी मानव में भी त्वरित करने के लिए बाह्य बल चाहिए। अगर त्वरण उत्पन्न करना है, कोई जीवित वस्तु भी है जैसे मनुष्य, तो भी त्वरण की आवश्यकता होगी, यानी बाह्य बल। त्वरित करना है तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए बाह्य घर्षण बल के लिए बिना हम धरती पर चल ही नहीं सकते। जैसे अगर घर्षण बल ना हो तो घर्षण बल बाहर से आ रहा है, यानी पृथ्वी से। हमारा शरीर अलग है, पृथ्वी अलग है, तो हम चल रहे हैं तो घर्षण बल पृथ्वी से मिल रहा है, तो बिना उसके हम चल ही नहीं सकते। भौतिकी में बल की वास्तविक संकल्पना तथा बल का अनुभव की व्यक्तिनिष्ठ संकल्पना के बीच कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। किसी मेरी गो राउंड में हमारे शरीर के सभी अंगों पर अंदर की ओर बल लगता है, परंतु हमें बाहर की ओर धकेले जाने का अनुभव होता है, जो समीपस्थ गति की दिशा है। तो मेरी गो राउंड मतलब जो झूला झूलते हैं, जिसमें इधर उधर ऐसे ऐसे मोशन होता है, तो जब हम बाहर की ओर जाते हैं तो अंदर की ओर बल लगता है, तो फिर लौट आते हैं। जब इधर ऊपर जाते हैं तो अंदर की ओर बल लगता है, तो फिर लौट आते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी मेरी गो राउंड में हमारे शरीर के सभी अंगों पर अंदर की ओर बल लगता है, परंतु हमें बाहर की ओर ढकेले जाने का अनुभव होता है, जो समुपस्थित गति की दिशा है। तो जब एकदम किनारे पर जाते हैं तो जब अंदर की ओर गति होती है तो लगता है जैसे पीछे की ओर गिर रहे हों। तो वही कह रहा है कि बाहर की ओर ढकेले जाने का अनुभव होता है। अब देखिए, अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न, इनको हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।